तो स्टेंट लगाने के बाद भी ब्लॉकेज हो सकती है? ये बिल्कुल हो सकती है। एक पेशेंट को आप कितने स्टेंट लगा सकते हैं? 5 से 7 स्टेंट्स काफी कॉमन हो गए हैं हार्ट में। स्टेंट क्या चीज होती है? पेन में जैसे स्प्रिंग नहीं होते, उसी साइज का या उससे भी कम साइज का एक स्कैफोल्ड रहता है। अगर स्टेंट लगे हुए टाइम हो गया है तो क्या दोबारा से फिर उसको स्टेंट ही लगाया जाता है या फिर आप कोई और प्रोसेस फॉलो करते हैं? कुछ पेशेंट्स को मोर देन 1 स्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। स्टेंट को हार्ट में कैसे प्लेस किया जाता है? तो पहले एंजियोग्राफी होती है। अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आया हो तो पेशेंट के लिए बेस्ट ये रहता है कि तभी के तभी स्टेंट डाला जाए। कभी आप किसी पेशेंट को स्टेंट डाल देते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि वो बॉडी जो है उस स्टेंट को रिजेक्ट कर देती है? इतना कॉमनली नहीं देखते। क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए अगर किसी को हार्ट अटैक आया है? 2 चीजें हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। आप कार्डियक पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स क्यों देते हैं? टू थिन द ब्लड। स्टेंट भी एक फॉरेन बॉडी है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अपने आप एक्टिव हो जाता है फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट। ईसीजी को इको से पहले क्यों किया जाता है? क्योंकि ईसीजी बहुत ही बेसिक टेस्ट है। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन हार्ट वाल्व डिजीजेस कौन से हैं? तो यंग एज में रूमेटिक हार्ट डिजीज। लव एट फर्स्ट साइट, मेडिकली पॉसिबल और इट्स जस्ट अ मिथ? मिथ। तो हार्ट अटैक आने से पहले क्या हमारी बॉडी कोई साइंस एंड सिम्टम्स हमें दिखाती है या बताती है? सारे नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकांश जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये साइंस इग्नोर किए जाते हैं। मुझे गैस्ट्रिक पेन हो रहा है शाम को, ऐसा मुझे लगता है, हालांकि मुझे है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर भी है, स्मोकिंग भी करता हूँ, बट मैं इग्नोर कर देता हूँ इन सिम्टम्स को। चेस्ट पेन, कॉमनली ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कभी कभार पेशेंट को चक्कर आते हैं या बेहोशी, सिनकोपी, और पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज होना। इसको घबराहट करके भी माना जाता है या एंजाइटी करके भी माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट डिजीज में मैं ये एक पॉइंट कहूँगा कि बिल्कुल इग्नोर ना करें कोई भी ऐसा सिम्टम हो। आपने अभी बोला चेस्ट पेन, तो क्या हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक का सिम्टम होता है? जी नहीं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में यदि आप 100 पेशेंट्स को ले ले जो चेस्ट पेन की सिम्टम के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट आते हैं, उनमें से 5% ही हार्ट अटैक्स वाले पेन होते हैं। उनमें से 10 से 15% ही हार्ट डिजीज रिलेटेड चेस्ट पेन होते हैं। बाकी 85% आर नॉट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये अवेयरनेस होना कि इनमें से यदि आप 5% भी हो तो उस बंदे के लिए तो वो 100% हो जाता है। और दूसरी चीज, बिकॉज इट्स अ सीरियस कंडीशन, इट नीड नॉट बी इग्नोर्ड। क्या आप जानते हैं हर एक घंटे इंडिया में लगभग 250 लोग हार्ट डिजीज की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। आजकल 40% हार्ट अटैक उन लोगों को होते हैं जो सिर्फ 40 साल से कम उम्र के हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक कैसे होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, और सबसे जरूरी, क्या हम इसे रोक सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू हेलो अपोलो, आवर केयर ऑन एयर। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका भावल और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर गौतम नायक, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल एंड स्ट्रक्चरल कार्डियोलॉजिस्ट एट अपोलो हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली। 20 वर्षों से ज्यादा अनुभव के साथ डॉक्टर गौतम कैम्ब्रिज एंड बार्ट्स हार्ट सेंटर लंदन में भी काम कर चुके हैं। इट्स एन ऑनर टू वेलकम डॉक्टर गौतम ऑन द शो। डॉक्टर गौतम, वेलकम टू द शो। नमस्कार। जब हमें हार्ट अटैक आता है तब हमारी बॉडी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया या आने वाला है, तो उसको एज एन इंडिविजुअल अपनी बॉडी में क्या चेंजेस महसूस होंगे? चेस्ट पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। हार्ट अटैक के अपने आप में बायोकेमिकल चेंजेस या मॉलिक्यूलर लेवल के चेंजेस जो मरीज के पहचान में नहीं आते, ये इनफैक्ट आपको जान के ताज्जुब होगी कि चेस्ट पेन इज ऑलमोस्ट द वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्ट अटैक। इन दिल की जो छोटी छोटी नलियां होती है, ये बहुत टाइम से धीरे 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 करके जो एथीरोमा या जो लिपिड लेयर या कोलेस्ट्रॉल की एक परत जो होती है, वो सालों से बनती आती है। एक टाइम आता है जब कोई ब्लड वेसल में इंजुरी की वजह से वो ब्रेक ऑफ होके एक थ्रोम्बस फॉर्म कर देता है। ये सारी चीजें पेशेंट के पता नहीं चलती है क्योंकि उनको तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट ही होता है जो चेस्ट पेन महसूस कर रहा है पेशेंट। क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए अगर किसी को हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक के दौरान सबसे पहले किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी, उसके पहले अगर कोई बाईस्टैंडर है तो क्या करे? 2 चीजें हैं। हर किसी के घर में एक ब्लड प्रेशर की मशीन होती है और
शुगर की टेस्ट होती है, ये दो चीजें पहले देखनी चाहिए। पल्स कैसी है। दो चीजें हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। अगर तो अनकॉन्शियस है तो पहले पल्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर फैमिली मेंबर 2 से ज्यादा हो तो एक मेडिकल असिस्टेंस के लिए फोन करे। दूसरा चीज, पल्स नहीं है तो हर जो जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस में भी हम जाते हैं, आउटरीच करते हैं, हर किसी को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर चेस्ट कंप्रेशंस और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग जो पेशेंट की जान बचा सके। और इनमें से कई बार क्या होता है कि इवन बाय इफेक्टिव सीपीआर हमने देखा है 10 से 15% पेशेंट्स जो बिल्कुल ही खराब होते थे, उनकी जानें जनरल पब्लिक ने बचाई हुई है। हमारे सामने एक इंडिविजुअल को हार्ट अटैक आया जी, एंड ही इज कॉन्शियस आल्सो। उससे लेके हॉस्पिटल जाने या मेडिकल इमरजेंसी तक उस पेशेंट को पहुंचाने के लिए हमारे पास कितना समय होता है ताकि हम उस पेशेंट की जान बचा सकें? ये बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन से आइडियली 60 टू 90 मिनट्स ये टाइम विंडो होती है, लेकिन क्योंकि हर मिनट हर सेकंड हार्ट अटैक में इंपॉर्टेंट होता है, देयर इज एन एडेज जो कहता है कि टाइम इज मसल, हार्ट मसल। तो जितना टाइम आप ज्यादा गवाएंगे उतना इस स्टेंट डालने की प्रक्रिया का बेनिफिट आपको कम मिलेगा। कार्डियोलॉजिस्ट वही है, काम उन्होंने वही किया हुआ है, लेकिन कोई पेशेंट अगर आधे घंटे के अंदर आया है और ईसीजी चेंजेस तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं मैसिव से मैसिव हार्ट अटैक में, वही पेशेंट अगर 4 घंटे बाद आया है तो उसके हार्ट की मसल बचाने की प्रक्रिया जो होगी वो काफी कम होगी। तो अगर जब पेशेंट आपके पास लेट पहुंचता है तो जी। उसके हार्ट मसल में क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, हार्ट भी बाकी मसल्स के जैसे होता है, जब उसको खून नहीं मिलता है तो मसल धीरे 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 फंक्शन अपना खो देता है, या डेथ ऑफ हार्ट मसल होने लगती है। आप हमें माइल्ड हार्ट अटैक के बारे में बताइए। ये माइल्ड हार्ट अटैक एक जिसे कहते हैं कंटिन्यूअम होता है, क्योंकि एक होता है स्टेबल हार्ट डिजीज या स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी मतलब दिल की नलियां बेसिकली। तो स्टेबल से अनस्टेबल बहुत जल्दी शिफ्ट हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना, या अनस्टेबल का क्या मतलब हुआ, किसी को मान लीजिए थोड़ी थोड़ी चेस्ट पेन हो रही थी, आपको पता है एक एंजियोग्राम हो चुका है, दिल की नलियों में थोड़ा सा ब्लॉक है, उस पेशेंट को दवाइयां आपने दे दी, स्टेबल है, स्टेंट की जरूरत नहीं है, आपने भेज दिया। अभी वही डिस्टेंस चलने पे, सपोज वो पार्क में वॉक करता है, अगर वो 100 मीटर चलता है तो आज उसको 50 मीटर में ही उसी दवाइयों पे दर्द शुरू हो गई, तो वो अनस्टेबल हो गया। तो आइदर द ड्यूरेशन, द डिस्टेंस द पेशेंट कैन ट्रैवल हैज डिक्रीज, और द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन शॉर्ट वो कम हो गई, तो वो अनस्टेबिलिटी है। या तो उसके पेन की ड्यूरेशन बढ़ गई, यदि उसको पेन सिर्फ 10 मिनट के लिए होता था, अब आधा घंटा चल रहा है वहीं पे, तो ड्यूरेशन ऑफ पेन ज्यादा हो गया। या कोई भी कैरेक्टर पेन का बदल गया हो तो इंटेंसिटी बढ़ गई, अगर उसको लगता था 5/10 पेन है तो 8/10 है, अनबेरेबल है। ये सारी की सारी चीजें अनस्टेबल एंजाइना के बारे में दर्शाती है। कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक नहीं है? ये तो खैर एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है हार्ट डिजीज। जैसे मैंने कहा कि इमरजेंसी मेडिसिन या इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंच के भी 10% या 5 to 10% लोगों में ही हार्ट डिजीज रिलेटेड ये होती है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि पेशेंट को गारंटी से पता चलेगा कि ये हार्ट डिजीज नहीं है। कैन यू से फॉर श्योर दैट दिस इज नॉट हार्ट डिजीज? नो, you can never say for sure that it is not heart until and unless you prove it via tests, which would include an ECG and a troponin. Okay. डॉक्टर गौतम, क्या होता है जब हम अपने हार्ट अटैक को इग्नोर करते हैं? अगर हार्ट अटैक को इग्नोर करोगे तो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा ऑब्वियसली। हार्ट अटैक भी, नॉट ऑल हार्ट अटैक्स लीड टू डेथ. It can lead to death of the heart muscle, but that does not necessarily mean that it will lead to physical death. The younger the patient, the more massive the heart attack as a general trend. There is no डिफाइंड रूल, बट हम देखते हैं कि किसी को 35 के साल एज में हार्ट अटैक हुआ तो इतना टाइम ही नहीं था कि ये नलिया फॉर्म कर सके या ये नेचुरल बाईपास फॉर्म कर सके। सडन मैसिव हार्ट अटैक इज मच मोर डेंजरस एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टेरिटरी। साइलेंट हार्ट अटैक से डेथ क्यों होती है?
Silent heart attack, those is the heart attack which is not perceived by the patient. Most commonly it is due to the nerves not sensing pain or not relaying this pain sensation to the brain. मतलब जो हार्ट की जो पेन होती है, जो नली ब्लॉक होने की वजह से होती है, उसकी रेफर्ड पेन या तो प्रिडोमिनेंटली चेस्ट वॉल पे कहीं होती है, या तो आपके नेक में, या सिर्फ जॉ में, या लेफ्ट आर्म में. These are the most common sites even of atypical chest discomfort. बिल्कुल राइट साइड पे चेस्ट पेन होना ये बहुत अनयूजुअल है एक हार्ट पेन रिलेटेड. कमिंग बैक टू व्हाई इज इट साइलेंट, अगर इनमें से कोई भी किसी भी वजह से इन एरियाज की नर्व्स डिस्ट्रॉय हो गई है, इफ फॉर सम रीजन कोई वायरल इन्फेक्शंस हो या ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो, डायबिटीज सबसे कॉमन कॉज है इस चीज का. जो सिवियरली डायबिटिक होते हैं उनके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसका सीधा मतलब है कि नर्व डैमेज हो गई है. अगर नर्व डैमेज हो गई है और ये सेंस ही नहीं कर पा रही है कि दर्द हो रहा है, तो पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होगा. पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होगा, पर हार्ट मसल डैमेज तो तब भी होगा. That is what it is, in most common parlance, a silent heart attack. Okay. तो क्या किसी मेडिसिन को खाने से भी हार्ट अटैक हो सकता है? जी देखिए, कोई भी पदार्थ एक्सेस क्वांटिटी में हानिकारक होता है. कहा जाता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसका जो एक कंपोनेंट होता है, इनकी एक दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता होती है वो कोल्ड में एक्सेंचुएट होती है. ऐसा पोस्टुलेट, ऐसा लैब्स में टेस्ट किया गया है. इट इज नॉट प्रूवन, क्योंकि हर चीज जो हम बोलते हैं एसोसिएशन डज नॉट मीन कॉजेशन इन मेडिसिन, बट दैट इज वन ऑफ द पोस्टुलेट्स. दूसरा चीज है कि जब ठंड होती है तो हम सिकुड़ते हैं. हम क्यों सिकुड़ते हैं? क्योंकि हम हीट ट्रैप करना चाहते हैं हमारे बॉडी में. और उसी तरह जो ब्लड वेसल्स होती है, उनकी जो एरिया है वो भी संकुचित हो जाती है. तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, ब्लड वेसल्स की कैलिबर छोटी हो जाना, ये प्रमोट ऑब्वियसली करती है, क्योंकि अगर पाइप में होल इतना सा है और वो इतना सा हो जाए, तो देन देयर इज अ हायर चांस ऑफ नैरोइंग एंड दिस थिंग. क्योंकि हमें लगता है कि ब्लड वेसल सिर्फ एक ट्यूब है, ऐसा नहीं है. इट्स एन एक्टिव ट्यूब. इट इज नॉट जस्ट अ कॉन्ड्यूइट के हार्ट से खून निकला और ब्लड वेसल में चला गया. ब्लड वेसल अपने आप में एक एक्टिव ऑर्गन होता है. ओके डॉक्टर गौतम, 3 वो ऐसे कौन सा खाने की चीजें हैं जो आप अपने हर पेशेंट को खाने के लिए मना करते हैं? खाने के लिए देखिए, हर चीज मॉडरेट अमाउंट्स में ली जा सकती है. ऑब्वियसली you will tend to tell your patients to avoid smoking and alcohol. Apart from the vices, अगर खाने edible foods की बात की जाए, तो saturated fats you tell them to avoid. उसके अंदर overt butter या बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स. अब कई बार आपको जान के हैरत होगी कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप कहते हैं खाने का, वो सुबह के कॉर्नफ्लेक्स में ज्यादा होता है आइसक्रीम के बनस्पति. ये सारी चीजें जो सडनली शुगर को स्पाइक कर दे और बिल्कुल नीचे ना लेके आए, तो कुछ फ्रूट्स जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उसका सेवन कम करें. खाना अगर फाइबर में ज्यादा है तो उसको ज्यादा खाए. तो ये प्रमोशन. और कोई अगर हाइपरटेंसिव है तो ऑब्वियसली अपने खाने के में नमक का जो सेवन है वो आधा कर दे. तो ये जनरली मैं कहता हूँ पेशेंट्स को अपने एडवाइस. ओके, क्या लो बीपी की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है? हार्ट अटैक के वजह से ज्यादातर लो ब्लड प्रेशर देखा जाता है. लो बीपी अपने आप में हार्ट अटैक कॉज करता है, ये स्टेटमेंट शायद गलत हो. एक हार्ट अटैक जब किसी इंसान को आता है तो वो कितने समय तक रहता है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कितनी है हार्ट अटैक की. पहले ही हमने देखा इस पॉडकास्ट में कि शुरुआत में स्टेबल थी डिजीज, फिर अनस्टेबल हो गई है और बिल्कुल ही सिवियर हो गई है. तो अब जाहिर सी बात है, जो सिवियर वाली डिजीज है उसके मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा एरिया को हार्ट के डैमेज करेगा, बहुत सडनली डैमेज करेगा, हार्ट को रिकवर करने का टाइम नहीं देगा. तो ये जब दोनों साथ में होते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. जैसे किसी को हार्ट अटैक आया और उसको समझ भी आ गया कि उसको हार्ट अटैक है, तो वो क्या ऐसी चीज है जो उसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियसली सबसे पहले तो रेस्ट करना चाहिए, एक्सर्ट अपने आप को बिल्कुल ना करे. तो 2 चीजें मैं कहूंगा, एंजाइटी ना ले इस बात की
call for medical attention quickly. So don't be anxious, don't exert yourself more than you need to during these times. एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप मुझे बताइए व्हाट इज मोर हार्मफुल, हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल? दोनों ही अपने अपने तरीके से हार्मफुल होते हैं और उसका हार्म जो होता है क्लिनिक में अगर हम डॉक्टर्स या कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं तो बहुत सारे रिस्क स्कोरिंग सिस्टम्स आए हुए हैं जिससे हम पेशेंट को रिस्क स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं। ये पेशेंट लो रिस्क में है, ये इंटरमीडिएट या मीडियम रिस्क में है और ये पेशेंट हाई रिस्क में है। तो डिपेंडिंग ऑन what stage of hypertension the patient is and what stage and what value of cholesterol he is having, तो ये these are apples versus oranges comparison। तो आप ऐसे कंपैरिजन नहीं, ये अनिवार्य नहीं है कि किसी को बीपी सालों से है तो वो ज्यादा रिस्क पे है या जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है वो ज्यादा रिस्क में। दोनों रिस्क फैक्टर्स है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही अल्टीमेटली डिपॉजिट होता है। मोटे तौर से अगर थोड़ा सा न्यूएंस उस चीज में है, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए तो दिल की नलियों में जो डिपॉजिट होता है वो तो लिपिड है और क्योंकि ब्लड वेसल एक एक्टिव ऑर्गन है तो जैसे मैंने संकुचित होने वाली बात कही थी, हाइपरटेंशन में भी वही होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड अ बैड कोलेस्ट्रॉल? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अमूमन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं पूरा लिपिड प्रोफाइल लेके। 5 मेजर टाइप्स के प्रोफाइल रहते हैं। एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स, एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और अब ये जो है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, कुछ पदार्थों को माइनस करके टोटल कोलेस्ट्रॉल में से ये वैल्यू आती है। हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है दैट इज द टारगेट मार्कर फॉर मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक्स दैट वी हैव सीन। तो उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल या विलेनस कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दैट इज बिकॉज दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द ऑर्गन्स। और जो उल्टा है, हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है वो लिवर में जाके रिवर्स चीज करता है। रिवर्स कैट जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑपोजिट चीज करता है, तो उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल की। और पर बैड कोलेस्ट्रॉल इज द टारगेट फॉर मोस्ट ऑफ द थेरेपीज जो हम देते हैं। साथ ही साथ वो बाकी पदार्थों पे भी एक्ट करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मेरे को तो बाकी सारे चीजें ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स मेरा बढ़ा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड्स मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है। जो डायबिटिक होते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता है, या जिनकी हाई कार्ब इंटेक रही हुई होती है उनमें बहुत ज्यादा देखा जाता है, या कभी कभार फैमिलीज में भी देखा जाता है। तो इसका रिस्क है बट लीनियर एसोसिएशन नहीं है। आपके प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेंट। ये स्टेंट क्या चीज होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो स्टेंट होता क्या है? धातु से बना हुआ एक पेन में जैसे स्प्रिंग नहीं होते, उसी साइज का या उससे भी कम साइज का एक स्कैफोल्ड रहता है जो वेसल को ओपन करने में मदद करता है। स्कैफोल्ड मतलब छलनी जैसा। तो हाँ, तो बेसिकली छलनी जैसा ही रहता है, लेकिन इट लुक्स मोर लाइक अ कॉइल्ड स्प्रिंग जिस तरह से। बट वो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम होती है पेन के स्प्रिंग, जिससे उसको हम एक बलून के ऊपर जाके अंदर लेके जाके फुलाते हैं। पहले क्रिम्प्ड स्टेट में रहता है और पहले फुलाते हैं। ये जनरली स्टेंट की प्लेसमेंट जो बलून से नली की साइज होती है उसको बड़ी की जाती है और उसके बाद में स्टेंट प्लेसमेंट किया जाता है। अब स्टेंट प्लेसमेंट, जैसे मैंने कहा, सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक जो एसटी एलिवेशन एमआई है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वर्ल्ड वाइड। लेकिन ये नहीं है कि स्टेंट डालने से स्टेबल डिजीज में हमेशा जान बचती है। सो सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट स्टेज ऑफ द डिजीज द पेशेंट हैज कम फ्रॉम, एंड स्टेंट्स माइट नॉट बी द आंसर फॉर ऑल पेशेंट्स ऑफ स्टेबल कॉर्नरी डिजीज। अगर स्पेक्ट्रम के रेनबो के इस तरफ हो या लो रिस्क कैटेगरी में हो या हार्ट अटैक के साथ में नहीं आए हो, तो शुरुआत में कई बार दवाइयों से भी काम चल जाता है। सो ये डिसीजन जनरली ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट लेता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एंजियोग्राम शोज। डिसीजन क्या है, पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, एंड दिस इज लाइक आपकी मतलब ट्राउजर साइज सबकी एक नहीं होती, टेलर्ड होती है।
ट्रीटमेंट भी टेलर्ड होती है। तो स्टेंट जो है एक मेटल ट्यूब है तो बेसिकली। क्या उसका साइज सेम होता है या वो अलग अलग साइजेस अलग अलग साइजेस कंफर्मिंग, अगर आप बड़े वेसल में डाल रहे हो या शुरुआत में वेसल की गंगोत्री में जहां जाके शुरुआत होती है वहां पे डाल रहे हो तो जनरली साइजेस बड़े रहते हैं, और जो जितना आप नीचे जाते हैं वेसल में उतने छोटे रहते हैं। तो एक रेंज होती है जनरली 2 मिलीमीटर से ऑलमोस्ट 5 तक भी स्टेंट्स कॉर्नरी में अवेलेबल रहते हैं। उससे बड़े नहीं होते क्योंकि वेसल की साइज ही दिल की नलियों की उतनी नहीं होती है। सो बिटवीन 2 to 5 मिलीमीटर। स्टेंट को हार्ट में कैसे प्लेस किया जाता है? आप हमारे दर्शकों को इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। इफ द क्वेश्चन इज कि स्टेंट की प्रक्रिया क्या है, तो पहले एंजियोग्राफी होती है, या तो उसी समय पे अगला स्टेप होता है स्टेंट डालना, या पेशेंट को टेबल से हटा के फिर कुछ समय बाद सोचने का मौका दिया जाता है। अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आया हो तो पेशेंट के लिए बेस्ट ये रहता है कि तभी के तभी स्टेंट डाला जाए। यदि हार्ट अटैक नहीं है तो देन देयर इज ऑलवेज द चांस दैट द डॉक्टर स्पीक्स टू द पेशेंट, रिलेटिव से बात करके फिर ये कॉमन कंसेंसस डिसीजन रिस्क बेनिफिट समझा के किया जाए। ओके, तो क्या वो ग्रॉइन एरिया से डाला जाता है फिर कोई और भी बॉडी में सब पार्ट होते हैं जहाँ से देखिए, शुरुआत इसकी ग्रॉइन एरिया के एक वेसल से लेके हुई थी, लेकिन अब जो है प्रैक्टिस इस तरफ घूम गई है कि 90% ऑफ द स्टेंट्स कैन बी डन फ्रॉम द हाथ के एक छोटे सी नली से। ओके, और आप जब एक स्टेंट प्लेस कर देते हैं हार्ट में तो वो कितने सालों तक काम करता है? ऐसा कोई बॉल पार्क फिगर नहीं है, ये पेशेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंजियोग्राफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ डिजीज पे डिपेंड करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट अपनी दवाइयां स्टेंट के बाद ले रहा है कि नहीं। कुछ पेशेंट्स की स्टेंट्स कई बार 15 से 20 साल भी चल जाते हैं, लेकिन जो एवरेज हमने देखा है डिपेंडिंग ऑन द स्टडीज दैट हैव बीन डन वर्ल्ड वाइड इज अबाउट 7 to 10 years ऑन इन ऑल स्टडीज। तो आफ्टर 7 to 10 years ऑन एन एवरेज, अगर मान लीजिए किसी का स्टेंट लगे हुए टाइम हो गया है तो क्या दोबारा से फिर उसको स्टेंट ही लगाया जाता है या फिर आप कोई और प्रोसेस फॉलो करते हैं? नहीं, वो भी एक न्यूएंस डिसीजन है। कुछ पेशेंट्स को मोर देन 1 स्टेंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ के केस में सिर्फ अंदर बलून फुलाने से, स्पेशलाइज्ड टाइप के बलून होते हैं जिसमें ड्रग कोटेड बलून्स रहते हैं वो। तो जो दवाई है, जो एंटी प्रोलिफरेटिव दवाई है, मतलब थ्रोम्बस फॉर्म ना करने वाली प्रक्रिया है, वो बलून फुलाने से ही कई बार काम चल जाता है, या कई बार पेशेंट्स को रिकरेंट ब्लॉकेजेस की वजह से बाईपास सर्जरी के लिए भी बोला जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जब उनको स्टेंट डल जाता है तब उनको यूरिन में ब्लड आता है, ये क्या काफी कॉमन है? तो यूरिन में ब्लड आना बहुत सीरियस कंडीशन है, बस डिफरेंस ये है कि वेदर इट इज लोकल, कितना अमाउंट है ब्लड का, और अगर फ्रैंक ब्लड है तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। बहुत बार गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या जेनेटो यूरिनरी ब्लीडिंग जो होती है स्टेंट्स के बाद देखी जाती है, तो फिर एक न्यूएंस डिसीजन कार्डियोलॉजिस्ट और जो अदर स्पेशलिस्ट है ये मिल के लेते हैं कि ब्लीडिंग का रिस्क आगे जाके पेशेंट को क्या है, कोई लोकल प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक्ट में है या जीआई ट्रैक्ट में है, वर्सेस स्टेंट ब्लॉक हो गया तो क्या रिस्क है रिकरेंट हार्ट अटैक्स कहता है। तो स्टेंट लगाने के बाद भी ब्लॉकेज हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर पेशेंट डायबिटिक है, और कुछ पेशेंट्स में कारण हमें पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं बिना बावजूद दवाइयों के वो रिकरेंट हार्ट अटैक्स के साथ आते हैं। डॉक्टर गौतम, एक पेशेंट को आप कितने स्टेंट लगा सकते हैं, या Usual- जनरली विद प्रैक्टिस कितने स्टेंट लगाए जाते हैं एक पेशेंट? देखिए, सुनने में तो आजकल काफी कॉमनली देखा है कि 5 से 7 स्टेंट्स काफी कॉमन हो गए हैं हार्ट में। 3 नलियां हैं दिल की, तो तीनों नलियों में भी अगर एक एक भी लगा दोगे तो नंबर 3 वैसे ही हो गया होगा। Whether that is advocated or not is a completely different matter, and it again depends on how patient factors are, what situation is. तो स्टेंट से बेटर क्या होता है? देखिए, बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑल्टरनेटिव थेरेपी कह सकते हैं। बाईपास सर्जरी इज अ वेरी गुड थेरेपी फॉर पेशेंट्स हु आर डायबिटिक, एंड कुछ हाई रिस्क सबसेट्स जिसको हम लेफ्ट मेन बाइफर्केशन सबसेट्स बोलते हैं,
हालांकि उसमें भी एंजियोप्लास्टी बिल्कुल बखूबी की जा सकती है, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन जो सिंटैक्स स्कोर, हम एक स्कोरिंग सिस्टम फिर से उसी में आते हैं, एंजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक स्कोरिंग सिस्टम बनता है, तो उसके हायर स्पेक्ट्रम पे अगर आप जाएंगे तो देन बाईपास सर्जरी में बी अ मोर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, क्योंकि आप अफेक्टेड वेसल को ट्रीट नहीं कर रहे, आप प्रॉब्लम को डायरेक्टली बाईपास करके आ रहे हैं। Correct. और अगर वो जो प्रमुख वेसल है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग को इन्वॉल्व करता है, तो बोथ ऑप्शंस आर वेरी गुड ऑप्शंस देन अगेन। और कौन से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप स्टेंट नहीं लगाते और आप पेशेंट को बोलते हैं कि आपको बाईपास सर्जरी करानी चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स, हाई स्कोर जिनका होता है एंजियोग्राफी पे, जिनको एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिनकी लंबी होती है, क्योंकि अगर आप एक आर्टीरियल ग्राफ्ट लगाते हैं तो वो काफी देर तक चलता है, समटाइम्स 25 years also we have seen them do very well। तो इन सबसेट्स में ज्यादातर आप देखते हैं कि बाईपास की तरफ ये किया जाता है। आप हर पेशेंट को अपना स्टेंट कार्ड कैरी करने के लिए क्यों कहते हैं? स्टेंट कार्ड से ज्यादा जो प्रीवियस रिपोर्ट होती है स्टेंट की, ये जो कार्ड वाला आपने बताया, ये दो चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट में कार्ड जरूरी पड़ जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में एक एंटीकोएगुलेशन के साथ कार्ड मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। और तीसरा कार्ड जो होता है वो पेसमेकर या डिवाइस का रहता है कि कौन से कंपनी का पेसमेकर लगा है पेशेंट। स्टेंट्स के साथ जनरली हम इतना कार्ड्स को लेके फंसी नहीं होते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि पिछली बार अगर आपकी स्टेंटिंग हुई पड़ी है तो उस हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी या उसकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी रिपोर्ट हमारे पास हो तो हमें आइडिया लग जाता है बेसिकली साइज कौन सा था और कंपनी के हिसाब से वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उस स्टेंट के। कभी आप किसी पेशेंट को स्टेंट डाल देते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि वो बॉडी जो है उस स्टेंट को रिजेक्ट कर देती है? इतना कॉमनली नहीं देखते। 2 or 3 occasions आई हैव कम अक्रॉस इन द यूके, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था कैम्ब्रिज में, कि कुछ पेशेंट्स को निकल एलर्जी होती थी। हाँ, और कई बार ये जो धातु यूज होता है, दीज आर एलॉयज, दो मेटल्स को मिक्स करके, और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ निकल या कोबाल्ट क्रोमियम होता है। तो निकल एलर्जी के पेशेंट समटाइम्स टेंड टू डू वर्स, लेकिन अगर आप स्टेंट डालते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कुछ प्रॉब्लम होता है। आप कार्डियक पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स क्यों देते हैं? स्टेंट भी एक फॉरेन बॉडी है जी, तो जो नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की, उसको मटेरियल से कवर करने की होती है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है या कोई जो आपके परिचित ना हो, आप उसको घर में भी अलाउ नहीं करते, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अपने आप एक्टिव हो जाता है फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट। तो वो कुछ, हालांकि कुछ मोस्ट ऑफ दी स्टेंट्स विच वी हैव नाउ आर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स, तो उसमें भी ड्रग रहता है जो ये प्रक्रिया को स्लो डाउन या एंटी करने के लिए। लेकिन फिर भी जो ब्लड के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, जो प्लेटलेट्स की बात हो रही थी, जो थ्रोम्बस या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो जमा होने के चांसेस तभी भी फ्लोइंग ब्लड पे तो रहते ही हैं। तो वो कुछ पदार्थ जाके जमा हो सकते हैं, या स्पेशली ब्लड प्रोडक्ट्स। तो जब आप ब्लड थिन कर देंगे तो वो फ्लो आसान रहेगा। आपने देखा होगा झरना या वाटरफॉल, फ्लोइंग वाटर में आपको सील या जो आपकी क्या कहते हैं एल्गे या ऐसा मड ये जमा हुआ दिखता नहीं है। या नालों में जाइए, वहां पानी स्लो फ्लो हो रहा होता है, तो जो सेडिमेंट्स रहते हैं वो अटैच हो जाते हैं। इसी तरह पतला अगर खून होगा तो लॉजिकली वो फास्ट जाएगा बॉडी के अंदर। दैट इज वन अदर रीजन टू थिन द ब्लड, so that it flows and does not stagnate. If it stagnates, then there is a chance of clotting. If you already have a foreign body which is able to clot it better, then that's the logic of at least thinning the blood using. तो इस वजह से तो आप ये जो स्टेंट्स डालते हैं इनकी भी कोई क्वालिटी होती है? Most of the stents available in the market are of very good quality. आप हमारे दर्शकों को इको, ईसीजी और टीएमटी के डिफरेंस को समझाइए। ये बहुत अच्छा सवाल है। ईसीजी एक ग्राफ है जो आपके पेपर पे बनाया जाता है। ईसीजी करता क्या है, हार्ट की रिदम
और इन केसेस ऑफ दिस सिवियर हार्ट अटैक इट इज एबल टू डायग्नोज। तो दो चीजें ईसीजी डायग्नोज कर सकता है। प्रिडोमिनेंटली इट ट्रैक्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अरिथमिया सारा आ गया, पेसमेकर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आ गए। दूसरा सिवियर हार्ट अटैक, उसमें कुछ चेंजेस दिखते हैं, वो पकड़े जा सकते हैं। दैट इज व्हाई ईसीजी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सीइंग वेदर समवन हैज अ हार्ट अटैक और हैज एन अरिथमिया जिसको पैल्पिटेशंस होते हैं। तो ये फर्स्ट टेस्ट हो। दूसरा हो गया एकोकार्डियोग्राम। अब जैसे आपने पेट का अल्ट्रासाउंड सुना होगा, वैसे ही हार्ट के अल्ट्रासाउंड को एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। वो आपको हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की फंक्शन, ये दो चीजों के बारे में बताता है। हार्ट दिखता कैसा है, कोई मेजर एबनॉर्मेलिटीज है या नहीं है, वैल्व्स में है, वॉल में है, बाकी जो उसके स्ट्रक्चर्स है उसमें है, ये पता चलता है। ट्रेडमिल टेस्ट जो है ये दो चीजों को प्रिडोमिनेंटली जज करने के लिए किया जाता है। सबसे कॉमन जो उसका यूज है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है दिल की नलियों में ब्लॉकेज है या नहीं जानने की। तो बिकॉज इट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर मोडालिटीज एंड बिकॉज इट इज नॉन इन्वेजिव, कि आपका कोई कैथेटर बॉडी के अंदर तो नहीं जा रहा है उस समय पे, तो पेशेंट बहुत प्रेफर करता है और अपने कंट्री में काफी यूज किया जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट पे पेशेंट को, मरीज को जो है ट्रेडमिल पे चलाया जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड और इंक्लाइन बढ़ाई जाती है, और एक्सरसाइज के टाइम पे लिया गया ईसीजी का मतलब ट्रेडमिल टेस्ट है बेसिकली। अब चेंजेस क्या दिखते हैं, यदि आप नॉर्मल प्लेन ग्राउंड पे अगर चल रहे हैं तो अगर आप दौड़ेंगे भी तो उतना तकलीफ नहीं होता। वही आपको बिल्डिंग पे भागना होगा तो आपकी सांस फूलेगी, तो वो स्ट्रेस है, ये रेस्ट मान के चल सकते हैं। तो पेशेंट के डेली एक्टिविटीज वो कर रहा है, चल फिर रहा है, मैं गार्डन में चलता हूँ, ही इज नॉट स्ट्रेसिंग हिमसेल्फ आउट। ट्रेडमिल पे यू आर स्ट्रेसिंग द पेशेंट आउट एंड लुकिंग एट हाउ द हार्ट रिस्पॉन्ड्स। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इकोकार्डियोग्राम या फिर ईसीजी? दोनों ही इम्पोर्टेंट है अपने अपने तरीके से। मैं ऑलमोस्ट हमारे हर पेशेंट में एक ईसीजी और एक एको। और स्ट्रेस टेस्ट और इकोकार्डियोग्राम में से ज्यादा एक्यूरेट क्या होता है? ये दोनों भी अलग अलग चीजों को देखते हैं। स्ट्रेस टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि दिल की नलियों में ब्लॉकेज है या नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड, या फिर किसी को पैल्पिटेशंस और कोई वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स या मिस्ड बीट्स जिसको हम कहते हैं वो है, तो वो गायब होते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए ट्रेडमिल होता है। एको में तो आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पता चल जाता है, तो कोई वाल्व में प्रॉब्लम हो गई तो एको के बगैर आप डायग्नोस ही नहीं कर सकते उसको। तो वो डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से उस टाइम पे वो टेस्ट ज्यादा जरूरी बन जाता है। ईसीजी को इको से पहले क्यों किया जाता है? क्योंकि ईसीजी बहुत ही बेसिक टेस्ट है, पेनलेस है, रेडीली अवेलेबल है, एको से भी ज्यादा अवेलेबल है। हालांकि अब अल्ट्रासाउंड मशीन्स के हर तरफ होने की वजह से खासकर शहरों में एको मिलना मुश्किल नहीं है, बट दूर दराज के गांवों में भी ईसीजी मशीन रहता है। सेटअप इज रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एन एकोकार्डियोग्राफिक सेटअप। तो ईसीजी ज्यादा कॉमन होता है और ज्यादा सीरियस कंडीशंस जैसे हार्ट अटैक्स जल्दी डायग्नोज कर सकता है। ओके, व्हाट इफ ईसीजी इज एबनॉर्मल बट एको इज नॉर्मल? If ECG is abnormal and echo is normal, you still have to believe the ECG, and depending on what the abnormality is on the ECG, you go along and investigate more. Okay. अगर उसमें कोई दिल की रिदम में प्रॉब्लम है तो आपको शायद होल्टर टेस्ट करना पड़े या ईपी स्टडी करनी पड़े। Okay. यदि उसमें कोई हार्ट अटैक के साइंस है तो तुरंत ही एंजियोग्राफी, अगर चेस्ट पेन के साथ पेशेंट है, ईसीजी चेंजेस है बट एको ठीक है, तभी भी एंजियोग्राफी अनिवार्य हो जाती है। तो फर्दर इट ऑलवेज मैंडेट्स फर्दर टेस्टिंग, वेदर इट इज एन ईसीजी, वेदर इट इज एन एकोकार्डियोग्राम, एनी abnormality will prompt you to test further or treat the patient accordingly. अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का टीएमटी पॉजिटिव आ गया है तो क्या वो एक सीरियस कंडीशन है? ट्रेडमिल टेस्ट का पॉजिटिविटी जनरली लीड्स यू टू एन एंजियोग्राम। The next step would be to do a coronary angiogram. But treadmill test बिल्कुल नॉर्मल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तभी भी अगर मुझे सस्पिशन ज्यादा होगी तो मैं एंजियोग्राम नहीं करूंगा। So abnormal will always lead you to an angiogram, but a normal doesn't mean that everything is fine. If that makes sense. Okay. डॉक्टर गौतम, आपकी स्पेशलाइजेशन है हार्ट वाल्व,
तो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस हार्ट वाल्व से रिलेटेड करूंगी। तो हार्ट वाल्व एग्जैक्टली क्या काम करता है? हार्ट वाल्व सिंपल तरीके से बताने जाए तो इट प्रमोट्स यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो। मतलब खून की दिशा जो है हार्ट के अंदर या हार्ट के बाहर जहां पे भी वाल्व्स है वो एक तरफा जाने देता है, वापस पीछे नहीं आने देता। क्या होता है जब हमारा हार्ट वाल्व डजंट ओपन और क्लोज प्रॉपर्ली? जी, इफ इट डजंट ओपन इट्स अ स्टेनोटिक वाल्व। तो नैरोड हार्ट वाल्व से होता क्या है कि जो खून ऊपर के चेम्बर से नीचे आना था वो पहुंच नहीं पाया है, तो एडिशनल लोड ऊपर के चेम्बर्स पे है। ऊपर के चेम्बर्स उतना लोड ले ही नहीं पाते क्योंकि वो थिन वॉल्ड होते हैं। जो मेन पंप होता है वो तो नीचे होता है। दूसरा क्या होता है कि हार्ट एज अ पंप व्हाट डज इट डू, ये इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। अब पंप करता है और रिलैक्स करता है। रिलैक्सेशन भी उतनी ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगले पंप के लिए खून तो चाहिए। जब रिलैक्स ही नहीं करोगे तो खून आएगा कहाँ से? तो ये जो खून आना है ये ऊपर के चेम्बर से आना है। अगर स्टेनोटिक है, पूरी तरह खुली नहीं, तो पूरा ब्लड आया ही नहीं रिलैक्सेशन फेज में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अगला साइकिल है पंपिंग का उसमें कैपेसिटी कम हो जाती है पंपिंग की। अगेन लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है पेशेंट को, जिसका मतलब एओर्टिक पोजीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पंप और सबसे इंपॉर्टेंट पाइप के बीच में है, तो शरीर, पूरे शरीर में जहां पे खून जा रहा है वही दरवाजा अगर बंद है तो सिम्टम्स बहुत जल्दी आने हैं। चक्कर आने के सिम्टम्स, सांस लेने की दिक्कत, चेस्ट पेन, ये बहुत जल्दी आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दिस, जनरली जैसे मैंने कहा, नैरोड और स्टेनोटिक वाल्व्स प्रोड्यूस प्रॉब्लम्स व्हिच आर अर्लियर। हार्ट की साइज हार्ट गुब्बारे जैसा बढ़ता है। आप हवा फूकते हैं, कोशिश करते हैं, बढ़ता है, एक टाइम के बाद में इट गिव्स वे। आप और हवा डालोगे तो रिगर्जिटेंट लीजन्स में क्या होता है, बैक लीकेज होती है। बैक लीकेज जो है वो खून कहाँ पीछे थोड़ी जाएगा, फिर उसको अगले साइकिल में और बढ़ के आएगा। तो पहले तो हार्ट अपनी साइज बढ़ाता है, कैविटी बढ़ाता है, मसल बढ़ाता है, कोशिश करता है इसको ओवरकम करे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो ओवरकम ही नहीं कर पाता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओके, डॉक्टर गौतम, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन हार्ट वाल्व डिजीजेस कौन से हैं? इंडिया में सबसे ज्यादा जो दो कॉमन अब कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज है, एक तो यंग एज में रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो कि अभी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि वो इन्फेक्शन बेस्ड डिजीज होती थी। जैसे हमारी अर्बनाइजेशन है, वी आर द फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दवाइयाँ बहुत जल्दी और बहुत सारे इसमें मिलती है, सरकारी बहुत सारे स्कीम्स है जिसकी वजह से हमें दवाइयाँ मिलती है। तो इट इज ऑन द वेन, बट इट इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट कॉज, स्पेशली इन द यंगर वैल्वुलर एज ग्रुप। जैसे ही 50 से 70-75 की एज ग्रुप आती है तो उसमें डिजेनरेटिव कहते हैं, मतलब बॉडी की नॉर्मल प्रक्रिया से जो होता है उसको डिजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं, या ओल्ड एज की जो डिजीजेस है। ये दो सबसे कॉमन इटियोलॉजीज है, बाकी सारी रेयर हो जाती है। एज अ स्ट्रक्चरल हार्ट स्पेशलिस्ट आपके लिए क्या ज्यादा बेटर है, वाल्व रिपेयर या वाल्व रिप्लेसमेंट? देखिए, चाहे ओपन सर्जरी हो या परक्यूटेनियस जो की होल प्रोसीजर्स हो, वाल्व रिपेयर इज ऑलवेज बेटर देन रिप्लेसमेंट। द प्रॉब्लम अराइजेस कि हर बार रिपेयर पॉसिबल नहीं होता। जहां नहीं होता है वहां पे रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। एज अ डॉक्टर आप कब डिसाइड करते हैं कि सर्जरी या रिप्लेसमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है? तो इसी संदर्भ में अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस दुनिया भर में चल रही है उसके हिसाब से ये डिसीजन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। तो रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास एक हार्ट टीम हो। हार्ट टीम का मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, इमेजिंग कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट फेलियर कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन्स, रेडियोलॉजिस्ट्स, आपके कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ये सारे टीम का पार्ट होते हैं। और टीम बढ़ भी सकती है जब कोई दूसरे ऑर्गन सिस्टम से कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक्सपर्ट है, केस बाय केस बेसिस पर। कोर टीम में ये पूरे सब कुछ मिला के एक हार्ट टीम बनती है। इनफैक्ट नर्सेज और हार्ट फेलियर नर्सेज ये सारे इस टीम का पार्ट है। तो किस पेशेंट में क्या करना है ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करे तो सबसे बेहतर होता है। ये आइडियल वर्ल्ड सिचुएशन होती है, हालांकि हर सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है।
अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सिक है तो डिसीजन तुरंत लिए जाने चाहिए। लेकिन अगर आप क्लिनिक में किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम होता है उसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने हार्ट वाल्व क्लिनिक एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की इम्पोर्टेंस की बात करी। हमारे अपोलो हॉस्पिटल्स दिल्ली में हमने एक हार्ट वाल्व क्लिनिक को एस्टैब्लिश किया जी। है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो एक पेशेंट को कैसे मदद करता है? जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो हार्ट वाल्व टीम या हार्ट वाल्व क्लिनिक एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन सारे पेशेंट्स के लिए जिन जो हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। अब होता क्या है कि आप आते हैं, हार्ट वाल्व डिजीज या तो पहले ही डायग्नोस हुई है, कैसे डायग्नोस हुई है, बाहर कहीं एको हो चुका है तो आपको पता चला हुआ है एको में कोई प्रॉब्लम है, आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। जनरली देखा गया है हर स्फीयर ऑफ लाइफ में कि मल्टीपल स्पेशलिस्ट कमिंग टुगेदर एंड अग्रीइंग ऑन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन एन इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर। तो हम हमारे पेशेंट को एक अपोलो ओपिनियन दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी टीम है। तो हम क्या करते हैं, जब एको डेटा हमारे पास है या इमेजेस हमारे पास है, आगे जाके अगर पेशेंट की प्लानिंग में सीटी या एमआरआई की जरूरत पड़े तो ये सारा डिटेल कोलेट करके इंक्लूडिंग द पेशेंट्स क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल हिस्ट्री, बेसिस व्हाट द एको शोज, हमारे जो इमेजिंग स्पेशलिस्ट है और रेडियोलॉजिस्ट इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर हम सर्जन्स के साथ बैठ के ये डिसाइड करते हैं पूरी टीम में कि इस पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, वेदर इट इज ट्रांस कैथेटर, वेदर इट इज जस्ट मेडिसिन, वेदर अभी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कहे नहीं मुझे 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या मैं आऊं तो कुछ प्रॉब्लम है, अभी माइल्ड डिजीज है, तो ये भी एक डायग्नोसिस है। तो वेदर इट इज फॉलो अप, whether it is only medical treatment, whether it is transcatheter treatment, whether it is surgical treatment or whether it is no treatment at all। कई बार पेशेंट एडवांस स्टेज पे जाता है जब ये सब करने के बावजूद आपको नहीं लगता कि कोई इंप्रूवमेंट हो, तो ये पांचों पॉसिबिलिटीज होती है। अब पेशेंट और डॉक्टर्स को बताना होता है, वी हैव टू वर्क एज अ टीम वेयर द रेफरर ऑल्सो गेट्स अ चांस। तो हम एमडीटी मीटिंग्स हमारी रिमोट भी करते हैं, ऑन साइड भी करते हैं, और पिछले 1 सवा साल में हमने काफी ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनमें से कुछ वर्ल्ड के फर्स्ट भी हुए हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम and the strength of the team lies in each and every member of the team who have significantly contributed। हमारी एक एमडीटी की आपने बात की जी, तो उसमें इतने सारे सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ डू दे कम टू अ कंसेंसस कि इस पेशेंट को whether the treatment should not be given, how is that consensus devised among so many people? जी, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता है बकायदा हर पेशेंट का जो वाल्व क्लिनिक के अंदर रेफर होके आता है। इस पावर पॉइंट स्लाइड में पेशेंट की हिस्ट्री होती है। फिर हम डिस्कस और डिबेट करते हैं कि दुनिया के नामतरीन जो हार्ट सोसाइटीज है, जो कार्डियोलॉजी सोसाइटीज है, जो कार्डियोथोरेसिक सोसाइटीज है, जिन्होंने कंसेंसस बनाया है, उनके गाइडलाइंस क्या है और क्या ये पेशेंट उन गाइडलाइंस में फिट होता है कि नहीं। तो उससे हमें पता चल गया करना क्या है, वेदर इट इज ईच ऑफ दीज 5 ऑप्शंस दैट वी स्पोक अबाउट। जब हमें पता चल गया तो देन द क्वेश्चन कम्स की फिजिबिलिटी का। फिर हम सीटी करते हैं प्लानिंग के लिए कि ये पॉसिबल है, चलो हमने डिसाइड कर लिया ट्रांस कैथेटर कुछ करना है, तो वेदर इट इज एनाटॉमिकली पॉसिबल, पेरिफेरल वेसल्स ठीक है कि नहीं, वाल्व साइज ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। एमआरआई एडवांस स्टेजेस में हमें हार्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को डिसीजन के लिए सीटी एमआरआई की जरूरत पड़े, लेकिन व्हेन वी हैव द फैसिलिटी ऑफ अ टीम वी डिस्कस एंड डिबेट एवरीथिंग अंडर द सन। फिर एक रिस्क स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे क्लिनिकल रिस्क स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं जो इस पावर पॉइंट का पार्ट बनते हैं। एसटीएस रिस्क स्कोरिंग, सोसाइटी ऑफ थोरेसिक सर्जन्स की रिस्क स्कोरिंग सिस्टम है। यूरोस्कोर 2 जो कि पैपवर्थ ने इजाद किया है, मुझे फिर निकलने के बाद पता चला कि इट वाज वन ऑफ आवर अल्मा मेटर्स हु हैज डिवाइस्ड कार्डियक रिस्क स्कोरिंग सिस्टम। हमारे एक कंसल्टेंट है वहां से। तो ये स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं। देन देर आर रिसेंटली जो ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व टैवर के स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये सारे स्कोरिंग सिस्टम्स में आप पेशेंट को लो रिस्क, इंटरमीडिएट एंड हाई रिस्क में डाल सकते हैं। एंड वेंस यू गेट अ परसेंटेज तो यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, यू कैन इन्फॉर्म योर पेशेंट बेटर एंड द
आउटकम्स आर ऑलवेज पेशेंट सेंट्रिक, तो पेशेंट का भी भला होता है, एंड यू गेट अ डेजिग्नेशन एज दैट यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाल्व डिजीज। ओके डॉक्टर गौतम, किसी भी पेशेंट को जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसे अपोलो हार्ट वाल्व क्लिनिक क्यों आना चाहिए? एक तो they will be at the center of the treatment. Whatever we do, we will give them the best possible opinion. And the third thing is they will get an Apollo opinion, not of an individual consultant, because आजकल जिस तरह से मेडिकल प्रैक्टिस बढ़ते जा रही है, इतने एडवांसेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप track of every new development that is happening. When you have a team, you are having a consensus opinion, आप ये करते हैं। और ये मल्टीडिसिप्लिनरी मीटिंग्स आजकल आप देखेंगे कैंसर में काफी कॉमन हो चुकी है। ऑन्कोलॉजी में अभी तो लीगली बाउंड हो जाते हैं डॉक्टर्स की ऑन्कोलॉजी में ये होना चाहिए। Similarly, some of the heart valve diseases have a prognosis which is worse than even some cancers. तो इसीलिए भी इतना आवश्यक है क्योंकि इनके सर्वाइवल कुछ कैंसर पेशेंट से भी खराब होते हैं, कुछ वाल्व डिजीज के पेशेंट्स। तो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, और हार्ट वाल्व क्लिनिक के बारे में तो डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, स्पेशली वन विच इज बैक्ड बाय अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड अ मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्कशन फॉर देयर पेशेंट्स। दिस इज व्हाट वी कैन ऑफर विच इज डिफरेंट देन व्हाट everyone else does. ओके डॉक्टर गौतम, अब आप हमें कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज, ट्रीटमेंट ऑप्शंस या ट्रीटमेंट डेवलपमेंट्स व्हिच हैव हैपेंड इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट, उसके बारे में बताइए। एनी स्ट्रक्चर और एनी नॉन कॉर्नरी इंटरवेंशन जो दिल की नलियों से रिलेशन नहीं रखता है, वो सारा कुछ स्ट्रक्चरल में आता है। लेकिन जो सबसे फास्ट एडवांसेस हो रही है, ये कैथेटर बेस्ड वाल्व रिपेयर्स और वाल्व रिप्लेसमेंट्स में हो रही है। अभी हम जैसे 4 हार्ट वाल्व्स की बात कर रहे थे, किसी भी एक वाल्व के स्टेनोसिस या लीकेज होने पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं कैथेटर बेस्ड। कौन से केस में करना चाहिए या नहीं, ये वाल्व टीम डिसाइड करती है, क्योंकि अभी भी कई बार वाल्व सर्जरी इज लॉन्ग लास्टिंग एंड हैज बीन द बेटर ऑफ द 2 ऑप्शंस। बट एडवांस एज हो रही है, हम ज्यादा जी रहे हैं। 1947 में द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 32 इयर्स ऑफ एज, अब जाके हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 है। तो वी हैव मोर देन डबल्ड आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, जैसे जैसे दवाइयां एडवांस होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जाती है इंडियंस की। सो एज एज एडवांसेस, वाल्व डिसऑर्डर्स विल बिकम मोर एंड मोर कॉमन। व्हेन दे बिकम मोर एंड मोर कॉमन, तो पेशेंट्स वुड प्रेफर, depending on their survival, a lesser invasive option when available. कई बार क्या होता है, फेल्ड टिश्यू वाल्व्स होते हैं जो ओपन सर्जरी के टाइम डाले जाते हैं। एक बार ओपन सर्जरी हो गई तो दोबारा ओपन सर्जरी करने से बेहतर है कि आप कैथेटर बेस्ड बिना चेस्ट ओपन किए। ये इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फास्टर रिकवरी, यू कैन गेट बैक टू अ नॉर्मल लाइफ, अर्ली डिस्चार्ज, नो चेस्ट कटिंग, कॉन्शियस पेशेंट रहता है। भाई कई बार जब हम वाल्व रिप्लेस करते हैं, पहले तो सुनने में भी नहीं आ सकता था कि किसी का हार्ट वाल्व रिप्लेस हो रहा है और पेशेंट जाग रहा है और देख भी पा रहा है प्रोसीजर क्या हो रहा है करके। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगेन इट इज द डिसीजन ऑफ द हार्ट टीम एज टू व्हाट अप्रोच इज बेटर। बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आए हुए हैं जो डिमांड करके आए हैं कि कैथेटर बेस चेंज कीजिएगा, तो हमने उनको सर्जिकल में कन्वर्ट करके कन्विंस करके बताया है कि नहीं जी, आपके लिए सर्जरी बेटर है इस स्थिति में, और आगे जाके यदि कोई प्रॉब्लम होता है उस वाल्व में तो हम आपका ट्रांस कैथेटर कर देंगे। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि जो पेशेंट आता है आपके पास में बोलता है कि नहीं सर्जरी बोला था किसी और सेंटर में, कहे नहीं आपकी तो एज ये है, आपके लिए ये ऑप्शन बेटर है। तो हमेशा ट्रस्ट द हार्ट वाल्व टीम इज व्हाट आई वुड से। ओके, आप हमारे दर्शकों को टैवी, टावर और माइट्रा क्लिप के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, सो टावर is short, or TAVI is short for transcatheter aortic valve implantation, जिसका मतलब है कि जब एओर्टिक वाल्व संकुचित हो जाती है तो सर्जरी के अलावा एक टेक्निक है जिसको ओपन हार्ट के बगैर आप पैर की एक नली से हार्ट वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट या ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन कहते हैं। माइट्रा क्लिप, जिसका मेडिकल टर्म है ट्रांसकैथेटर एज टू एज रिपेयर,
तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं, एओर्टिक, माइट्रल, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी। तो माइट्रल वाल्व लेफ्ट साइडेड वाल्व होता है, जिसके अंदर अगर वाल्व लीक हो मोस्ट कॉमनली, तो ये क्लिप जैसे 2 एजेस को पकड़ के रिपेयर किया जाता है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कैथेटर बेस्ड हार्ट वाल्व रिपेयर। सो माइट्रा क्लिप इज रिपेयर, TAVI is replacement, but of 2 different valves. Thank you, Dr. Gautam, for answering these questions. Now we come to our interesting session of rapid fire questions. And I'm going to ask you a few questions and you have to answer them in short, crisp one line. If the heart could talk, what would it say to most Indians today? Listen to me, because I am the cause of you surviving. Oh, great. Love at first sight, medically plausible or it's just a myth? Myth. Okay. Coffee or green tea, which one wins the heart war? See, that's a very controversial thing, but everything in moderation is fine. But I would go for green tea. Okay. All right. Given a choice. Aspirin या blood thinners heart patient को क्यों दिए जाते हैं? To thin the blood and to prevent heart attacks and strokes. Which oil is good for the heart? Every oil in circulation, every 3 months, you should keep changing your oil. What are the benefits? You will get them. What are the side effects? You will reduce them. Great. Can you have an MRI with stents? Yes, absolutely. All right. Stress management tip in under 30 seconds. Look at your blood pressures. Look at your cholesterol. Do yoga. Go out for walks daily. And keep an eye. Do a basic heart healthy evaluation. Great. Walking or running, which is better for the heart? Any exercise is better than no exercise. All right. Salt, completely avoid or moderate? Moderate. Great. Genetics versus lifestyle, which holds more power? Lifestyle is something you can change. Genetics you cannot. So lifestyle. What do you do to keep your own heart happy? I try to work out every day. I try to eat in moderation. And I tend to not think too much about things which I cannot change in my life. Wonderful. If you could give India's heart one piece of advice, what would that be? Please take care of your heart. It is precious. Please do evaluations. Check your sugars. Check your cholesterol. Check your blood pressure. Have a healthy diet and have good exercise. Thank you, Dr. Gautam, for answering these questions, and also thank you for joining us today Thank and you, madam, sharing for your having me. valuable insights on heart Thank you health. so much for Thank you so having me. much. Remember, a little care and awareness can keep your heart happy and healthy. Until next time, stay healthy, stay happy, and don't forget to like and subscribe our channel.